अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि किरचॉफ लॉ की मदद से हमने दो फार्मूले ड्राइव करने हैं, एक ये वाला एक ये वाला। यानी टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़, इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे किरचॉफ लॉ की मदद से। टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे किरचॉफ लॉ की मदद से। याद रखना, किरचॉफ लॉ यूज़ करना है आपने। ये नहीं बताना कि यहाँ पर आपके पास वोल्टेज जो है वो सेम होगा या करंट, वजह किरचॉफ लॉ बनना चाहिए, ठीक है, फार्मूला की। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने आपको दो नहीं बल्कि हाँ आई थिंक दो न्यूमेरिकल है, ये दो न्यूमेरिकल्स कराने हैं, इंपॉर्टेंट पेपर के लिए आ सकते हैं, नहीं छोड़ना, ठीक है। और सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस, तो काफ़ी मेहनत के बाद ये लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपने पूरा देखना है ताकि बात समझ में आए। ज़्यादा टाइम इंशाल्लाह नहीं लूँगा। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं कि किरचॉफ लॉ क्या है, ये आप पढ़ चुके हो। किरचॉफ लॉ के हमने दो लॉ पढ़े थे। फर्स्ट लॉ करंट से रिलेटेड था, सेकंड लॉ वोल्टेज से रिलेटेड था। जब मैं ये करवाऊंगा आपको तो वो लॉ भी दोबारा ड्राइव करा, मतलब वो लॉ भी दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं। हेयर वी यूज़, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो कि हमारे पास किससे रिलेटेड है, लिख लो यहाँ पर, करंट से रिलेटेड है, ठीक है। एंड किरचॉफ सेकंड लॉ किससे रिलेटेड है, वोल्टेज के बारे में बात करता है, ठीक है। फॉर ड्राइविंग द फॉर्मूला ऑफ, इन दोनों लॉ की मदद से क्या करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे किसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल, यहाँ पे लिख लो, इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल, यानी किसी चीज़ का सम, मुकम्मल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज का फॉर्मूला ये है, पैरेलल का फॉर्मूला ये है। कैपेसिटर का उलट है, आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटर का अगर फॉर्मूला देखोगे तो वो ऐसा आ रहा होता है सीरीज़ में, यानी 1/C, 1/C1, 1/C2। और अगर सीरीज़ का फॉर्मूला आप रजिस्टर में देखोगे तो C = C1 + C, R = R1 + R2। तो दोनों फार्मूले अलग हैं, तो इन दोनों को अलग अलग ही रखना। चलो अब आ जाओ, ड्राइव करना शुरू करते हैं। चलो ये मैंने पढ़ा दिया। अब ज़रा किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ याद करो, ठीक है। फर्स्ट लॉ हम यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ सेकंड लॉ यूज़ करेंगे। अच्छा, जब आप जो है वो सीरीज़ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव कर रहे होगे, जब आप सीरीज़ का फार्मूला ड्राइव कर रहे होगे, यानी टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का फार्मूला जब आप ड्राइव करोगे ना, तो उस वक्त आप क्या यूज़ करोगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेयर वी यूज़ किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसे आप प्यार से क्या बुलाते हो, जिसे आप प्यार से वोल्टेज लॉ भी बुलाते हो, वोल्टेज लॉ। अच्छा चलो ये बात तो हो गई। अब करना क्या है, ये देखो आपके पास एक सोर्स अप्लाई है, आपके पास एक बैटरी है जो कि लगी हुई है, ये याद रखना, ठीक है। अब वो बैटरी हमने नहीं बनाई है, आपको पता है, अगर मैं यहाँ से टर्मिनल्स निकालूं तो बैटरी यहाँ पर आ जाएगी, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। आपने डायरेक्ट रेजिस्टर्स बनाए क्योंकि आपने रेजिस्टर से डील करनी है। समझो यहाँ पर मैंने लगाया लूप, अभी लूप क्यों लगाया ये बताऊंगा। अच्छा, किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता क्या था, ज़रा इस चीज़ को मुझे रिकॉल करो, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, अगर नहीं देखी वो वीडियो तो देख लेना। आप लिखना किरचॉफ लॉस, एमी इंग्लिश सेंटर, पूरी वीडियो आ जाएगी, बहुत डिटेल में बताया मैंने। चलो जिन बच्चों ने देख ली है वो भी बताओ, और जिन्होंने नहीं देखी है वो भी बता दो। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ आपके पास क्या कहता है कि वोल्टेज गेन इक्वल टू वोल्टेज लॉस, ठीक है। अब इसको मैं ज़रा बता भी देता हूँ, वोल्टेज गेन इक्वल टू वोल्टेज लॉस। अब इसका क्या चक्कर है भाई, देखो वोल्टेज गेन, वोल्टेज कहाँ से मिल रहा है, और वोल्टेज लॉस जो है वो कहाँ पर हो रहा है, ये दोनों बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेजिस्टर क्या वोल्टेज लॉस करेगा जब तक उसे वोल्टेज मिलेगा ही नहीं, है ना। तो रेजिस्टर वही वोल्टेज लॉस करेगा ना जो उसे मिल रहा होगा, अगर मिलेगा ही नहीं तो कोई लॉस ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 100 रुपये मिलेंगे तभी तो आप 100 रुपये खर्च करोगे ना। देखो 100 रुपये मिले तो ही तो 100 रुपये खर्च किए ना आपने। अगर 100 रुपये मिलते ही नहीं तो क्या 100 रुपये खर्च होते, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो अगर कोई सोर्स होगा ही नहीं तो आपके रेजिस्टर पर कोई वोल्टेज का ड्रॉप ही नहीं होगा। रेजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है या करंट को कम
या कंट्रोल कर लेता है। पता है ना आपको ये बात। तो वोल्टेज गेन यानी बैटरी क्या कराती है, वोल्टेज गेन कराती है, वोल्टेज देती है। चलो बात समझ आई। वोल्टेज लॉस कौन करते हैं, रेजिस्टर्स करते हैं वोल्टेज लॉस। चलो वोल्टेज गेन करने वाली चीज़ क्या होगी, बैटरी पे पोटेंशियल क्या होता है, बिल्कुल सही V, ऐसा लिखता है V, सही है। अच्छा अब मैंने लूप क्यों लगाया था, लूप बताता है कि पॉजिटिव में आना है या नेगेटिव में। लूप उस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में, इधर से भी करंट उस डायरेक्शन में है, इधर से भी करंट उस डायरेक्शन में। करंट में मतलब करंट की डायरेक्शन सेम है। इसका क्या मतलब है, आपके पास दोनों पॉजिटिव आएंगे। मेरी बात सुनो, अगर आप यूँ लूप लगा रहे हो, अगर करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है ना, तो आप नेगेटिव साइन लेते हो, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन सेम हो तो पॉजिटिव साइन लेते हो। लूप मैंने यूँ लगाया तो देखो करंट भी उस तरफ है और वाला करंट भी उस तरफ है, तो इसीलिए पॉजिटिव आएगा। अच्छा तो क्या आएगा, V1 प्लस V2। वोल्टेज गेन कौन करा रही थी, बैटरी। वोल्टेज लॉस कौन कहाँ हो रहा था, रेजिस्टर 1 जिस पे V1 वोल्टेज आ रहा है, प्लस रेजिस्टर 2 प्लस आता है, क्योंकि सम कर रहे हो ना तो प्लस होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। किरचॉफ लॉ से आपने ये कर लिया काम। अब मुझे बताओ ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स भाई भी तो कुछ कह रहे थे। ओम्स लॉ क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं V इज इक्वल टू IR, यही कहते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अच्छा सर्किट सीरीज है, क्या सेम होगा, जरा बताओ। सर्किट सीरीज क्या सेम होता है, करंट सेम होगा, करंट सेम। क्यों, क्योंकि वी हैव सीरीज कनेक्शन, ये लो आसानी के लिए पूरी बात लिख दी मैंने, ठीक है। सीरीज कनेक्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन है इसलिए करंट सेम होगा। ये क्यों बता रहा हूँ अभी बात समझ में आ जाएगी। देखो V तो आ गया, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अब V1 क्या होगा, V इज इक्वल टू IR1। सर V1 लिख दिया, R1 लिख दिया, I1 क्यों नहीं लिख रहे हो, क्या बोला था मैंने, करंट सेम है तो I1 I2 सेम रहेगा। सीरीज कनेक्शन में आपके पास सेम करंट आता है। जब भी सीरीज में अगर आपके पास एक भी चीज़ ख़राब हो जाए तो पूरा सर्किट बंद हो जाता है, तो यहाँ पर यही हो रहा है, ठीक है। बात समझे ना, इसीलिए मैंने इसको इस तरह करा। तो यहाँ I1 लिखना चाहिए था, लेकिन कनेक्शन सीरीज होने की वजह से I1 तो I के बराबर है ना मेरे भाई, तो इसीलिए V1 इज इक्वल टू IR1। अब V2 के ऊपर भी बात कर लेते हैं, तो I ही आएगा। देखो I2 भी I के बराबर है और R2 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। पुट V1 V1 एंड V2 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या आएगा, IR है ना, IR और IR1 प्लस IR2, I कॉमन, बगैर पूछे कॉमन, R1 प्लस R2, I से I कैंसल, ये लो फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है। अच्छा इसके नीचे लिख लो EQ। क्यों EQ, क्यों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ भी लिख लो, EQ छोटा सा। समझ में आई बात, परेशान तो नहीं हुए ना, कितना आसान चीज़ थी, कैसे मैंने लॉ यूज़ करा और आपके सामने चीज़ को फाइंड किया। इसको लिख लेना। चलो आओ आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। चलो अच्छा अब वो सर्किट नज़र आ रहा है, जी सर नज़र आ रहा है, तो चलो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, हेयर वी यूज़, क्या यूज़ करेंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जिसको आप क्या कहते हो, करंट लॉ भी कहते हो, करंट लॉ, ठीक है। चलो अब लॉ कहता है क्या, ये बताओ। ये लॉ कहता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। कितनी सिंपल सी बात है। घर में पाइप तो होगा, चलो घर में टंकी तो लगी होगी छत के ऊपर, अब उस टंकी में जो पानी जाएगा
वही सारा पाइपों में जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है फॉर एग्जांपल आपने टंकी में भरा 5 लीटर वाटर और पाइप में आ गया 7 लीटर वाटर, नहीं ना। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जितना आपने पानी भरा था उतना ही तो मिलेगा। तो यहाँ भी वही होता है कि जितना आपके पास करंट आया है उतना ही करंट जाएगा। देखो लिखो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउट गोइंग करंट। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मेरी बात सुनो। सर्किट में आई आया था, आपको पता है पैरेलल कनेक्शन है। देखो यहाँ पर ये जो मैंने बनाया हुआ है ना, ये कनेक्शन नहीं हुआ हुआ है। अगर ज़रा गौर से देखो, शायद कैमरे में अच्छा नज़र ना आ रहा हो, ज़रा गौर से देखो तो स्पेस छोड़ी हुई है मैंने। ये कनेक्शन नहीं है कोई, ये कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ पोटेंशियल बताने के लिए लगाया हुआ है कि पोटेंशियल है इधर कोई। देखो आई आया, अब आई डिवाइड हो गया I1 प्लस I2 में, तो दोबारा I1 प्लस I2 को ऐड कर दोगे तो I बचेगा ना, I आ जाएगा ना, है ना। अब इसी चीज़ को ज़रा लॉ की मदद से देखते हैं। याद रखना इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। क्या? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कौन सा है? I। देखो जंक्शन को देखा करो। जंक्शन क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारे रास्ते आकर मिल रहे हों, 2 या 2 से ज़्यादा रास्ते आकर मिल रहे हों। देखो ये जंक्शन है, लिख नहीं रहा पूरा लेकिन आपको पता है ये जंक्शन है। क्यों जंक्शन है? यहाँ पर I करंट भी आ रहा है, I करंट का रास्ता भी है, यहाँ पर I2 करंट का रास्ता भी है, और यहाँ पर I1 का और I2 का कह लो। फिर से करते हैं, यहाँ I का रास्ता भी है, यहाँ I1 का रास्ता भी है, यहाँ I2 का रास्ता भी, 3 रास्ते हैं इस पॉइंट पर। तो ये जंक्शन हो गया, है ना। चलो जंक्शन के इर्द गिर्द देखते हैं, करंट आ कौन सा रहा है? I आ रहा है। देखो डायरेक्शन तो पता चल रहा है ना, अंदर की तरफ जा कौन सा रहा है? I1 जा रहा है और I2 जा रहा है, प्लस होंगे। क्यों? क्योंकि भाई आपने सम करना है, वो सम ही रखना है आपने। जो करंट आ रहा हो उसको इधर लिख दो, जो करंट जा रहा हो उसको उधर लिख दो। आपका तो फॉर आ गया, पूरा ड्राइव हो गया, आपका ड्राइव हो गया। अगर सोर्स नहीं लगा हुआ होता ना तो ये चीज़ ज़ीरो होती। सोर्स नहीं होगा तो करंट जाएगा कहाँ से? ज़ीरो। लेकिन सोर्स आपका लगा हुआ है, क्योंकि ये बात बुक में लिखी हुई थी उन्होंने, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। अच्छा, I1 प्लस I2, हेयर अगेन वील यूज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ नहीं छोड़ेगा हमें। अच्छा इक्वेशन 1 जैसे आ गया। अच्छा एक बात याद रखो, अगर कनेक्शन पैरेलल है, पैरेलल कनेक्शन है, तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज सेम होगा। याद रहेगी ये बात। यानी क्या सेम होगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सॉरी, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है आपके पास पैरेलल में। फॉर एग्जांपल आपकी घर की लाइट पैरेलल में होती है। एक बल्ब अगर आपके घर का ख़राब हो जाए ना तो पूरे घर की लाइट नहीं जाती। क्यों? क्योंकि वो बल्ब ख़राब होता है तो उसका पैरेलल कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, लेकिन बाकी में चलता रहता है, ये याद रखना। चलो I इक्वल टू I1 प्लस I2। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ भाई साहब को बुलाओ, ओम्स लॉ बोलो। ओम्स लॉ भाई आप क्या कह रहे हो? ओम्स लॉ भाई साहब कह रहे हैं कि V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अगर V है तो I है और R होगा। इसको सेट करा दो, क्या बन जाएगा? हाँ क्या बन गया? जल्दी जल्दी बताओ। V अपॉन R इज इक्वल टू I के लिए सेट करा दो। सिमिलरली I1 और I2 के लिए भी सिमिलरली I1 के लिए क्या होगा? I1 के लिए होगा I1 इक्वल टू, देखो इसको ब्रैकेट कर रहा हूँ क्योंकि ये यूज़ होगा। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। सर एक गलती की आपने, क्या V1 क्यों नहीं लिखा? ऊपर देखो, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V। आपको पता है पैरेलल कनेक्शन हुआ है। चलो अब आगे बात नहीं करते हैं। अच्छा I2 यहाँ आ जाएगा? चलो आ जाएगा, बल्कि नहीं आएगा, इधर लिख लेते हैं। I2 क्या आ रहा है आपके पास? I2 आ रहा है आपके पास V इज इक्वल टू R2। ठीक है, ये आ गया। अब एक छोटी सी वर्डिंग लिखो, पुट I1 एंड I2 इन इक्वेशन, थोड़ा गिच पिच हो रहा है, इन इक्वेशन 1। अच्छा समझ में आ रही है ना बात? देखो पूरी क्लियरिटी से लिख रहा हूँ, वैसा मसला नहीं है।
तो आई क्या हो गया आपके पास, V/R हो गया। ठीक हो, आई क्या है, V/R। I1 क्या है, V/R1। I2 क्या है, V/R2। कॉमन निकाल सकते हो? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो निकाल लो कॉमन। V कॉमन निकल गया तो यहाँ बच गया R1, V कॉमन निकल गया तो यहाँ बच गया R2, V कैंसिल, अब ये फॉर्मूला टाइप हो गया 1/R। इक्विवेलेंट ज़रूर लिख लेना बराबर में, R1 R2। ये लो, जिंदगी हो गई आसान। ये काम आपने करना था। लॉ यूज़ किया मैंने, जी सर किया। किरचॉफ किया, जी सर किया। यही सवाल में कहा था, जी ये सर यही कहा था। सही कर लिया ना फिर मैंने। आप भी ऐसे करना पेपर में, जब ये आ जाए इंशाल्लाह ये लिखा हुआ आएगा पेपर में, 10 नंबर का आएगा तो 10/10। ठीक है, अभी तो मैं अपने आप को मार्क कर रहा हूँ, लेकिन आप भी इंशाल्लाह 10/10 लोगे। चलो अब करते हैं न्यूमेरिकल, छोटे से हैं, 2 न्यूमेरिकल्स करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम करेंगे अपना, जी बिल्कुल, सेल्फ असेसमेंट। वीडियो रोक देता हूँ ताकि फिर मैं जो है वो सवाल लिख दूँ। स्टूडेंट आप लोगों का मैंने टाइम सेव कर दिया, और टाइम सेव करते हुए मैंने रजिस्टर्स की जो डायग्राम है वो बोर्ड पे बना दी। अब बस छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं इसका। देखो कहते हैं कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है ये बताओ, और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है ये बताओ। सबसे पहले आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बिल्कुल भी पेन को हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। बस मुझे ये बताओ ये वाला कनेक्शन सीरीज़ है या ये वाला कनेक्शन सीरीज़ है, ये वाला कनेक्शन पैरेलल है या ये वाला पैरेलल है, कनेक्शन पहचानो, उसके बाद काम हो जाएगा। क्वेश्चन में भी आपको लिख के इन्होंने यही दिया है कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ईच ऑफ द 2 सर्किट्स शोन बिलो। इन दोनों सर्किट्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आप लिखोगे RE। ठीक है, REQ। ठीक है, ये आपने बताना है, ये आपने बताना है। अच्छा अब चलो सर्किट पहचानते हैं, ये सीरीज़ है या पैरेलल है। सिंपल तरीका, आप यहाँ से शुरू करो, करंट को यहाँ से लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ। आप कन्वेंशनल करंट ले रहे हो, ठीक है, याद रखना मैं कन्वेंशनल करंट ले रहा हूँ तो वो पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है। यहाँ से लेके जाओ, ये यहाँ पर करंट आ गया, यहाँ पर करंट आ गया। देखो यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है आपके पास, एक ही रास्ता है कि आप ऊपर की तरफ जाओ। क्या इस पॉइंट पर आकर मेरे पास कोई और रास्ता है कि मैं सामने निकल जाऊँ या नीचे निकल जाऊँ? तो नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं ऊपर निकल जाऊँ। तो यानी ये सीरीज़ में है, यहाँ पर आके भी ऐसा ही होगा, सिर्फ इधर जा सकता हूँ, यानी ये कनेक्शन सीरीज़ है। चलो माशाल्लाह, पहचान लिया, पहचान ली ना बात। एक ही रास्ता है आपके पास और वो है तालीम का। चलो अब आ जाओ, सीरीज़ का फॉर्मूला क्या है। सीरीज़ है तो फॉर्मूला क्या होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सर ये क्या नाइंसाफ़ी है, आपने तो हमें R1 प्लस R2 का फॉर्मूला ड्राइव कराया। कोई मसले की बात नहीं है, जितने R बढ़ते जाएँ प्लस करते जाओ। फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला ना ऐसे बन रहा होता है, समीशन IN1 इक्वल टू RN, ऐसे। इसका मतलब ये होता है, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जितनी भी रजिस्टर बढ़ती जाए कोई मसला नहीं है, बस आप ऐड करते जाओ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ R4 भी होता तो मैं इसे R4 कर देता, R5 भी होता तो मैं इसे R5 कर देता, बस घबराने वाली बात ही नहीं है। वो हमने 3 के लिए ड्राइव किया था यहाँ, वो हमने 2 के लिए ड्राइव किया था, यहाँ 3 दिए मैं। चलो वैल्यूज़ बताओ। तो देखो मैं गिवन डेटा में अलग से वैल्यू तो नहीं लिखूंगा, वहाँ लिखी हुई है, R1 है 4। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ये रख के कैलकुलेशन कर रहे होता है। देखो आपको ये बात पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक लेवल है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, हो जाता है। अगर ये चीज़ दी हुई है ना, कैलकुलेशन में बार बार पुट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 ही है, ठीक है, ये 4 के बराबर ही होता है। 4 रख के कैलकुलेट करो, तो ये हो गया 4। R2 बताओ मेरे भाई, ये हो गया 1। R3 बताओ मेरी बहन, ये हो गया 4। ठीक है, सारे भाई बहन मिल के पढ़ेंगे, कोई मसले की बात नहीं। ये 9 ओम्स हो गया। देखो किलो वगैरह तो लगाया हुआ नहीं है, तो इसलिए सिंपल ओम्स। चलो हो गया, हो गई ना बात, इक्विवेलेंट आ गई। अच्छा चलो इधर आओ, कनेक्शन पहचानो, सीरीज या पैरेलल। बिल्कुल ठीक, पैरेलल, शाबाश, समझ गए आप लोग, पैरेलल। चलो वैसे एक बात है, मुझे आप लोगों को डांटना नहीं पड़ता कि खामोश हो जाओ, शोर ना करो क्लास में, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह तरक्की करोगे आप लोग। अच्छा देखो अब यहाँ पे पैरेलल है, फॉर्मूला बताओ।
1/r(e³ इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सर आपने तो इतना यहाँ तक फॉर्मूला ड्राइव करवाया, कोई मसला नहीं है। अगर एक और आ जाए तो 1/r3, एक और आ जाए तो 1/r4। घबराने वाली टेंशन वाली तो बात ही नहीं है ना भाई, ऐसी बात करते ही नहीं है जिससे दिल दुखे किसी का। चलो अब ज़रा वैल्यू पुट करो। देखो मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी, RT कह लो या R इक्विवेलेंट कह लो, एक ही बात है। घबराना मत, परेशान मत होना। यहाँ पर असल में बैटरी होगी, बैटरी का सोर्स होगा, लेकिन वो सोर्स मैं बना नहीं रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। अब मुझे इधर आओ, ठीक है। अब इधर आओ, पैरेलल है या सीरीज़ पहचानते हैं। सोचो यहाँ से करंट शुरू हो रहा है। देखो अब मैंने यहाँ पे कोई टर्मिनल नहीं बनाया, तो आप यहाँ से शुरू कर लो या यहाँ से, आपकी मर्ज़ी है। समझ लो यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, वो इधर पहुँचा, कंफ्यूज हो गया, क्या करूँ, ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ। अब वो हमसे पूछेगा तो नहीं करंट कि मैं कहाँ जाऊँ, वो क्या करेगा, आधा इधर निकल जाएगा, मतलब कुछ इधर निकल जाएगा, कुछ उधर निकल जाएगा। वो तो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या था, दो रास्तों में निकल गया करंट, यानी जब रास्ते दो हों पाथ पैरेलल की है, पहचान ली ना। अब देखो यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ आ जाएगा और इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में है, ये सारे तीनों पैरेलल में है। वैसे ये बहुत सिंपलेस्ट सर्किट है। तो 1/r1 देखो ये दिया हुआ 200, अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं बता देता हूँ 200, और R2 दिया हुआ है 470, और R3 दिया हुआ है 220। R इक्विवेलेंट निकलेगा आपके पास। याद रखना मुझे 1/r नहीं चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया करो। 1/200 प्लस, मैं मोबाइल से करता था अक्सर, मोबाइल कैलकुलेटर से, तो बच्चे मुझे बोलते थे सर ये कौन सा कैलकुलेटर है, तो मैंने कहा इधर भी आप लोगों के लिए आसानी कर दूं, सिंपल जो आप यूज़ करोगे पेपर में वही यूज़ करता हूं, ताकि उधर भी आप आसानी से यूज़ कर सको, आपको याद हो सर ने क्या काम किया था। इसको ऐसे नहीं लिखना, वैल्यू ख़राब हो जाएगी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये इसके अलावा चल ही नहीं रहा, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास उसमें आ ही नहीं रही। कोई मसला नहीं है, इसको ऐसे लिख देता है। तो 0.011। अब देखो ये 6 लिखा हुआ है, मैं राउंड ऑफ करके 7 कर रहा हूँ, तो पीछे वाली वैल्यूज़ भी आ जाएंगी उसमें। अब देखो मुझे 1/r नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ r चाहिए। उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 0.0117 डिवाइडेड बाय r इक्विवेलेंट, ये आ गई आपकी r इक्विवेलेंट की वैल्यू। सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 0.0117, 85 करके कुछ आ रही है, देखते हैं पेपर में। हाँ यही है 85.47। अब मुझे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर उधर 6 आ रहा है, आपका 7 क्यों आ रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे डेसिमल में कर लिया था वैल्यू को। अगर मैं थोड़ा बहुत वैल्यू के साथ छेड़खानी करूँ तो शायद बुक जैसा ही आ जाएगा, थोड़ी बहुत छेड़खानी करनी पड़ेगी मुझे। नहीं आ रहा लेकिन आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे लिखोगे ना तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ऐसे लिखोगे जितना हमारा आया ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि मैं बुक का आंसर देख रहा हूँ, उसमें ना उन्होंने 85.57 का है, लेकिन हमारा 85.47 आ रहा है। कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये हो गए। अब अपने इसके बाद वाला न्यूमेरिकल भी कराता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सर्किट आपको उन्होंने दिया हुआ है, अब इस सर्किट को ज़रा सॉल्व करते हैं। देखो अब आप घबरा सकते हो सर पहले क्या करें, क्योंकि यहाँ 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। आप जो है वो ये भी कर सकते हो कि सबसे आसान एक ही तरीका है इसका कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व करके एक बना लो, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेना, फिर इस तरह से, ठीक है। तो डायरेक्ट शुरू से स्टार्ट नहीं किया करो, आखिर में आ जाया करो और देखा करो आसान कहाँ पर हो रहा है। तो एक ही लाइन में 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि एक ही लाइन में लगी हुई रेजिस्टर को एक बना लें, फिर उसके बाद और कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलो आओ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये वाला हिस्सा कैलकुलेट, ये वाले रेजिस्टेंस को पता करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो और जब आ जाएगी ये रेजिस्टेंस तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको एक टोटल रेजिस्टेंस में बदल देंगे। तो ये दोनों कौन से में लगी हुई हैं, सीरीज़ में लगी हुई हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं सीरीज़ में लगी हुई, ठीक है। और R2 और R3 हैं, ज़रूरी नहीं है R1 ही पहले पता की जाए, इक्विवेलेंट है, ठीक है, सीरीज़ में है।
तो क्या बनेगा फॉर्मूला सीरीज़ में होने की वजह से, R2 प्लस R3। अब वैल्यूज़ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऊपर ही लिखी रहेंगी। सर्किट आपको तब्दील करते रहना होगा। तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, 4 + 8, तो ये आ गई आपके पास 12 ओम्स की आ गई। अब नया सर्किट क्या बनेगा, क्योंकि ये तो एक हो गई है, तो नया सर्किट आपके पास बनेगा ए। अच्छा, ये बॉक्स जो है ना, ये रेजिस्टर्स ही हैं, ठीक है, याद रखना। फिर ये आ गया आपका इक्विवेलेंट, फिर आ गई आपके पीछे एक इक्विवेलेंट आ गई, और उसके बाद फिर ये इधर से कनेक्शन निकल आया, ये इधर आ गया, बी हो गया, ये ए हो गया। आपको हर बार ऐसा करना होगा, सर्किट को सॉल्व करते रहना होगा और आगे बनाते रहना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपने किसको सॉल्व किस तरह किया है। और ये आर इक्विवेलेंट हो गई, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी निकली है, 12 ओम्स की निकली है, और बाकी तो सेम ही थे। R4 कितनी है आपके पास, 12 ओम्स की है, ठीक है। करंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, I1 ये लो बना लो, और ये बना लो I2। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करो। ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। समझ भी आ रहा है, दो रास्ते निकलने करंट के। देखो यहाँ I1 है और I2 है, यानी करंट डिफरेंट है तो पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल के लिए काम करो। चलो अब इससे ऐसे करते हैं, पैरेलल के लिए काम करो। पैरेलल के लिए देखो क्या हो गया, 1/R इक्विवेलेंट 1/R। अब देखो एक इक्विवेलेंट पहले ही आ चुका है, और इसको भी इक्विवेलेंट लिखोगे, मतलब ऐसे इसको भी इक्विवेलेंट लिख रहे हो और इसको भी इक्विवेलेंट लिख रहे हो, तो ये तो अलग अलग नहीं हो रहा है, तो इसको प्राइम कर दो, ठीक है। यानी एक इक्विवेलेंट आप पहले निकाल चुके हो, अब दोबारा इक्विवेलेंट आ रहा है तो उसे प्राइम कहोगे। अगेन दोबारा इक्विवेलेंट आएगा तो उसे डबल प्राइम कर दोगे। इस तरह सॉल्व होता है ये R4, ठीक है। अच्छा, तो क्या है फॉर्मूला, क्या निकल रहा है, तो इक्विवेलेंट क्या है आपके पास 12, और R4 क्या है आपके पास 12। ज़रा इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लो। ये हो जाएगा आपके पास 2 / 12, तो 1/6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसको ऐसे लिख लो ताकि समझ में आए बात क्या हो रही है। 1/6, 6 को उधर ले जाओ, और R इक्विवेलेंट क्या आएगी आपके पास, 6 को इधर ले गए, R इक्विवेलेंट को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 ओम आ गई। अब सर्किट आपका मज़ीद सिंपल हो गया है। क्या सिंपल हुआ सर्किट, कि ये दोनों मिलकर एक बन गई हैं। कैसे बन गई हैं, देखो ज़रा, ये ए रेजिस्टेंस तो थी आपके पास, ये आपकी एक रेजिस्टेंस हो गई है, और ये हो गई है R इक्विवेलेंट प्राइम, ठीक है। उसके बाद नीचे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, A B, और ये करंट यहाँ पर I1 आ गया, ये हो गई आपकी R1 6 ओम की। देखा आपने कि मैं R1 तो सबसे आखिर में ही सॉल्व हो रही है, और ये आ गई 6 ओम, एक और आ गया। अच्छा, अब ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है। क्यों, देखो I1 यहाँ से आया तो यहाँ से गुजरा, तो एक ही रास्ता है नीचे जाने का, और तो कहीं जा नहीं सकता, वापस तो जाएगा नहीं करंट, तो अब ये सीरीज़ कनेक्शन हो गया, सीरीज़ हो गया। तो क्या फार्मूला बनेगा, नज़र आ रहा होगा, आई होप, थोड़ा सा लाइट चल रहा है मार्कर, लेकिन नज़र आ रहा होगा। तो क्या कनेक्शन बनेगा आपके पास, R इक्विवेलेंट। अब देखो ये भी इक्विवेलेंट था, ये भी इक्विवेलेंट, मैंने क्या किया था, उसे प्राइम कर दिया था। दोबारा इक्विवेलेंट आ रहा है तो इसे डबल प्राइम कर देंगे। क्या हो गया, R1 प्लस R इक्विवेलेंट प्राइम, ठीक है। इस तरह इसकी कैलकुलेशन होती है, ये सीरीज़ है। R1 कितना है 6, और वो भी 6 ही है, तो ये आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है। डबल प्राइम मस्ट है, 12 ओम्स। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आ रही है पूरे सर्किट में, ये पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, जिसे हमने डबल प्राइम करके निकाला है, वो 12 ओम पर है। चलो चेक करते हैं आंसर, ये हाँ यही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब जब पूरा सर्किट सॉल्व हो गया तो ये बन जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस रह जाएगी जो कि R इक्विवेलेंट 12 ओम्स पे है, और सारी रेजिस्टेंस, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये करंट यहाँ से I गुजर रहा है। अब I1 कहने की ज़रूरत नहीं है,
I1 कहना चाहो तो कह सकते हो, लेकिन अब ये I हो गया। समझ गए मेरी बात? परेशानी टेंशन वाली बात तो नहीं है। मैं यहाँ फिर कह रहा हूँ, इसे मैं डबल इक्विवेलेंट क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमने इसको इक्विवेलेंट किया, फिर इन दोनों को किया, तो इसलिए उसे डबल इक्विवेलेंट कहना होगा, ताकि अलग लगे। ऐसा नहीं हर किसी को इक्विवेलेंट कहते जा रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा। सोल्यूशन देख लो। अब आओ सेल्फ असेसमेंट करते हैं, उसके बाद अपनी वीडियो को रोकते हैं। जल्दी से सेल्फ असेसमेंट कराऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा टॉपिक होता है तो आप 15-20 मिनट में कवर करना मुश्किल होता है, फिर भी कम से कम टाइम में कोशिश कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, कैन वी अप्लाई किरचॉफ लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? रूखा बता देता हूँ, बड़ा लिखा है इसमें कि बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ उसके इफ़ेक्ट होते हैं, वो यहाँ पर आपको एडिशन करनी पड़ती है, तो देख लेना इसको। ठीक है, अच्छा दूसरा पढ़ते हैं। इज़ इट ट्रू दैट किरचॉफ लॉ सपोर्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? बिल्कुल सपोर्ट करता है। जैसे कि फर्स्ट लॉ है, जो चार्ज आएगा यानी जो करंट आएगा वही जा रहा होगा, सपोर्ट करता है। येस, इसका जवाब येस है। कैन किरचॉफ रूल्स बी अप्लाइड टू सिंपल सीरीज एंड पैरेलल सर्किट और दे आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर यूज़ इन मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट? तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। किरचॉफ रूल्स कैन बी अप्लाइड टू बोथ सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एज वेल एज मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। तो किरचॉफ लॉ बनाए इसलिए किया है कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स कर सर्किट्स को सॉल्व किया जा सके। मतलब ये रूल इस्तेमाल इसलिए होता है कि बड़े बड़े सर्किट सीरीज़ और पैरेलल वाले भी सॉल्व हो जाएं, और बाकी भी। अगर इसको भी देखें तो इस पर भी तो किरचॉफ ही लगा है, जब भी तो ये सॉल्व हुआ, वरना थोड़ी ना हो रहा होता। तो आई होप बात समझ में आई होगी। कुछ ना आया हो तो पूछना ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।